पाकिस्तान में जब भी कोई बजट आता है तो उससे पहले गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि ये बजट आवाम दोस्त होगा, लेकिन जब बजट आ जाता है तो उसके बाद आवाम ये पूछती है कि अगर ये हमारा दोस्त था तो दुश्मन कैसा होगा। एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान में आज तक पूछा जा रहा है कि अगर आवाम है तो उसका दोस्त है कहाँ पे, और अगर ये बजट है तो इसके अंदर से आवाम कहाँ गायब हो गई है। तो ये बजट भी पेश किया जा रहा है, कल ज़ाहिर बजट पेश होगा और आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी आ गया, लेकिन आवाम ये पूछ रही है कि क्या ये बजट वाकई हमारे लिए होगा। ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बजट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने इस शो में पेश की जाएंगी। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर खालिद वली साहब, माशी माहिर हैं, इनके साथ साथ सनाउल्लाह खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इकॉनमी को ये डील करते हैं और बड़े अरसे से आप इनकी खबरें सुनते रह रहे हैं और इनके गुफ्तगू भी सुनते रहे। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर हैं, और नदीमुल हक साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर है। सनाउल्लाह खान साहब ये फरमाइएगा, सर ये अवाम दोस्त बजट है तो दुश्मन कैसा होगा? जी देखिए, हर दफ़ा यही जो है वो की जाती है बात के अवाम दोस्त बजट है। दूसरा जो पिछला बजट आया था वो स्टेबलाइजेशन का बजट था। आपने वो आपका जो डेट है उसको देखना था, आपने डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करना था। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जो है वो स्टेबलाइजेशन से आगे निकल के आपका टेक ऑफ का बजट होगा, शायद लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि IMF प्रोग्राम है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, एक और प्रोग्राम आपने निगोशिएट कर लिया, वो रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है RSF, जो कि क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। उस पे की मद में भी आप पे कुछ ना कुछ जो है वो टैक्सेस आ रहे होंगे। तो अब जो टैक्स का शायद इस दफ़ा रेट ना बढ़े, लेकिन शायद जो है वो वॉल्यूम, वो उसका जो बेस है वो बड़ा होगा, लेकिन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन आ रही होगी। लेकिन स्टिल अभी भी हमें वो कड़वे घूंट पीने हैं ताकि हम जो है वो इसको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। लेकिन चूंकि अब इसको इंस्टीट्यूशन की तरफ लेके जाया जा रहा है क्लाइमेट की मद में, तो शायद ये एक चीज़ लॉन्ग टर्म पे जो है वो इन्हिसार करेगी। एक और चीज़ हो रही है वो आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जिसको आप एक कार्बन टैक्स के तौर पे मुतारिफ करा रहे हैं, और वो शायद आपका रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ख़ास तौर पे आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। शायद अभी के लिए थोड़ा सा एक कड़वा घूंट होगा, लेकिन आगे जाके अगर ये कंसिस्टेंटली चलता रहा तो शायद हमें पेट्रोलियम जो डिपेंडेंट है पेट्रोलियम पे, इंपोर्टेड फ्यूल पे, वो शायद कम हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। लेकिन कम से कम 10 साल लगेंगे, कम से कम 10 साल लगेंगे, और डिपेंड करेगा कि आपने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन उसका रिसाइकलिंग जो है वो कैसे हो रहा है। जो रिसाइकलिंग ऑफ द टैक्स रेवेन्यू है वो कभी भी इक्वेशन में नहीं आया आपकी प्लानिंग में। जितनी इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अभी भी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उससे ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की जो सब्सिडीज हैं उसको फाइनेंस करेगा। ठीक हो, तो अगर आप उसको बिस्प के थ्रू फाइनेंस करवा रहे हैं तो शायद ये एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म नहीं है, उसको शायद आपको कोई और स्ट्रक्चरल वे में लेके आना है। मे बी सोलर पैनल्स दे दें उन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज कम हो और आप जो है वो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिव रेट्स पे दे सकें। तब जाके आपका इकोनॉमी, एनर्जी और एनवायरनमेंट का जो साइकिल है वो एक वर्चुअस साइकिल जो है वो बन सकेगा। सना साहब ये फरमाइएगा, सर ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खुशखबरी है इस बजट में? कोई खुशखबरी नहीं है। देखें, तो जो आपने शुरू में बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि पब्लिक के लिए क्या आ रहा है। तो मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ, और ये वाला बजट तो ऐसा है कि टोटली डिक्टेटेड बाई IMF, और IMF के 2 प्रोग्राम है, एक नहीं है, दोनों की शराइत है। वो सारी शराइत कल आ रही हैं बजट में। उसमें कार्बन लेवी भी लगेगी, उसमें PDL भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहिए और 4 ट्रिलियन चाहिए अगले साल। तो आपके बाकी चीज़ें भी, आपकी जितनी फूड प्रोसेस अशिया हैं उसमें बिस्किट्स भी हैं जो ये हम खा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो आवाम ने कुर्बानी देनी है। आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है, आपकी जो एलीट क्लास है, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कोई आपकी कुर्बानी नहीं देनी, क्योंकि उनको फैसिलिटी हासिल है फ्री, उनको हायर सैलरी हासिल है और सैलरी बड़ी भी है। आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने पहले ही एग्जीक्यूटिव अलाउंस दे दिया, डबल से ज़्यादा तनख्वाह कर दी। पार्लियामेंटेरियन की 150% सैलरी बढ़ा दी, वज़रा की बढ़ा दी, फ्यूल उनका फ्री है, 200% और 188%। सिर्फ बिजली फ्री है, फ्यूल फ्री है, 2000 यूनिट बिजली फ्री है। आपके जजेस को भी यही फैसिलिटीज़ हैं। तो आप मुझे बताएं, और अब IMF से जब बातचीत हो रही थी तो उसमें इन्होंने कहा जी हम आवाम को ये देना चाहते हैं। उन्होंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा जी टैक्स लगा देंगे। टैक्स बताया, उन्होंने कहा जी एक दिन के चूजे पे भी टैक्स लगा दें आप। उन्होंने कहा ये तो आप फूड इन्फ्लेशन, पहले ही इतने मर गए हैं लोग, आप मजीद करना चाह रहे हैं। सर 3 साल में जो इन्फ्लेशन है ना, जो आज ये कहते हैं कि जी 5% हो गया है,
उसको 3 साल का आप कंपाउंड कर लेना, 100% है। आप देख लेना, आपकी 3 साल में बिजली 200% महंगी हुई है, आपकी गैस की प्राइसेस में 1100% इजाफा हुआ है, आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो 100-125 से लेके आज आपकी 250 पे आ गई है, और कल से जो है ना ये 250-300 रुपए होने जा रही है, क्योंकि आपने पीडीएल भी बढ़ाना है, आपने कार्बन लेवी भी लगानी है, आपने बाकी चीजें भी करनी है, तो कोई चीज अच्छी नहीं है। और जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ वो इस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी 7% हमारे पास गुंजाइश है सैलरी और पेंशन की, बढ़ानी है तो बढ़ा दें। वो एक आपको पता है यहाँ एक सियासी बेनिफिट लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी एक अनाउंसमेंट करता है आखिरी दिन जी, और वो एक पीपल्स पार्टी भी है जी, रोटी कपड़ा मकान वाली, वो भी कहते हैं जी हमने बड़ा जोर लगाया, तो वो 3% का कुशन रखते हैं अपने लिए, तो 10% कर देंगे। लेकिन जो बोझ पड़ा है ना, आप लोगों की हालत ये हो गई है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एक टाइम की भी नहीं है, और 44% के करीब लोग हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए। तो आप किधर बातें कर रहे हैं? रियासत का काम क्या होता है? रियासत का ये होता है कि एक कंपनी की तरह मुल्क को चलाएं, ये तो कंपनी की तरह चला रहे हैं, और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं और बैंकर और शीट पे करते हैं जी इधर से निकाल लो इधर से डाल दो, ये हो रहा है सिर्फ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना, डॉक्टर फरक सलीम साहब ये फरमाइए सर, ये कोई एक खुशखबरी जो आवाम को इस बजट में मिलने का इम्कान है? साहब आपकी आवाज कट गई थी जी, कोई एक खुशखबरी जो आवाम के लिए हो इस बजट में? तो जब 15 साल पहले 18वीं तरमीम पास की गई, अब पिछले 15 साल में वो दिन है और आज का दिन है, अगर आप विफाक का बजट खोल के देखें तो खुशखबरी देने के लिए तो विफाक के पास कुछ बचता ही नहीं। इस साल आप देखेंगे कि वजीर खजाना साहब खड़े होंगे नेशनल असेंबली की फ्लोर में और आपको बताया जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदन कोई 17,500-18 हजार अरब की है, उसमें से कोई 9 या 10 हजार अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर दिया जाएगा, और लगभग 7 से 8 हजार अरब जो है वो सूबों में बांटना आईनी आप समझे कि मजबूरी है विफाकी हुकूमत। तो बाकी बचा 0/0। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, एक आमदन है और 2 अखराजात के बाद वो आमदन 0 पे पहुंच जाती है। तो अब ये तवक्को कर लेना कि कोई खुशखबरी आएगी और कुछ अच्छी खबर मिलेगी, तो ये तो गलती उन खुशखबरी की जो तवक्को रखे बैठे हैं उनकी गलती है, इसमें विफाकी हुकूमत का कोई कसूर नहीं। ठीक हो गया। नदीमुल हक साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है कि हम IMF जो है वही बजट बनाएगा, तो अगर किसी को रिलीफ चाहिए, किसी सेक्टर को, किसी यूनियन को, किसी बिजनेस एम्पायर को या आम आदमी को, तो उसे गवर्नमेंट से राब्ता नहीं करना चाहिए, IMF के पास जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। तो फिर सनाउल्लाह साहब ने जो बातें की है बड़ी अच्छी बातें की है कि क्वाइट फ्रैंकली खुशखबरी तो है, हुकूमती मुलाजमों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। FPR की तनख्वाहें कोई मेरा ख्याल 1000% बढ़ गई है। आज मैं देख रहा था चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% बढ़ गई है। तो तनख्वाहें तो इनकी बहुत बढ़ रही है, मराहत इनकी बहुत बढ़ रही है, माशाल्लाह, घर गाड़ी सब कुछ बढ़ रही है इनकी। तो फिर इनको फर्क कर देना, IMF को दे दे मुल्क का ठेका। 75 साल से IMF यहाँ मुल्क को चला रहा है, 75 साल से, वो भी तंग आ गया। मैं बार बार टीवी चैनल पे कह चुका हूँ, खुदा के वास्ते एक चीज करें आप इस बजट के दौरान, एक चीज कर लें, अभी जाके यूट्यूब से केन रोगॉफ, नाम सुन ले, केन रोगॉफ, उसका वीडियो उतारे। उसने वीडियो किया है टाइलर कोवेन के साथ, उससे पूछा 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले कि पाकिस्तान का क्या करें। उसने कहा पाकिस्तान का एक वजीफा लगाए रखो, ये साल में 1-2 मिलियन की बीमार है, 2 मिलियन साल का लेते हैं, इनका वजीफा लगाई रखो, इन्होंने ठीक नहीं हो सकता, इनकी पास सलाहियत नहीं ठीक होने की। उसने कहा तुम क्या करोगे प्रोग्राम का? उसने कहा कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 30वां 34वां प्रोग्राम है, इन्होंने ठीक नहीं होगा, अब इससे बड़ी बात मैं क्या करूं। और बजट में अगर आप रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं तो बेवकूफी आपकी है। बजट में कभी रिलीफ नहीं आता। बजट अगर आप देख लें, वो चला जाए मुगल आजम का बजट या किंग चार्ल्स द फर्स्ट का बजट, वो बजट होता था उनके महल्लात पर रहने के लिए,
उनकी अय्याशी के लिए। आज भी वही बजट है, आज भी इनके अय्याशियों के लिए। आप चले मेरे साथ, मिनिस्टरों की गाड़ियां देखें, जजों की गाड़ियां देखें, सिविल सर्वेंट्स की गाड़ियां देखें। हर बंदा जो आता है मैं देखता हूँ उनको कॉन्फ्रेंसेस पे। कल वो थी यूएस एम्बेसी में माशाल्लाह फंक्शन, आपको देखना चाहिए था कैसे मिनिस्टर टूट के पड़े होते। हर मिनिस्टर के साथ 3-3, 4-4 चमचे थे, उनकी डायरी पकड़ी, उनका सेलफोन पकड़ा हुआ, वो तनख्वाह तो आप और मैं देते हैं ना भाई। तो क्या खुशखबरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई खुशखबरी नहीं है हमारे लिए। बजट आता जाता रहेगा, सरकारी तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी, उनकी खुशखबरी होती रहेगी। आपका मेरा जो सरकार बच्चे हैं मिलते हैं मुझे यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं बस हमें एक ही चीज है, गवर्नमेंट की नौकरी दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ताहयात पैसे बढ़ते रहेंगे और काम कोई नहीं करना पड़ेगा। ये बजट है आपका। ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक ले रही है और ब्रेक के बाद डॉक्टर खालिद साहब आपकी तरफ।